बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। ममता बोली, इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी ममता बनर्जी। ममता में बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी टीएमसी। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी ममता बनर्जी बोली, बंगाल में किसी से भी तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह ममता ने आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी ममता बनर्जी बोली, बंगाल में किसी से भी तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। गठबंधन को बड़ा झटका, ममता की बड़ी बातें, क्या कुछ कहा। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया। इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी, यह भी साथ ही कहा। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, यह आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए अकेले लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन को बड़ा झटका, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात कर लें तो कुल सीटें जो थीं वो 42 थीं। टीएमसी को 22 सीटें मिली थीं। बीजेपी की बात करें तो 18 सीटें मिली थीं। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें मिली थीं। ममता 2 सीटें देने के लिए कांग्रेस के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की मांग कुछ ज्यादा थी। क्या वो कारण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और कितना असर पश्चिम बंगाल जो है आने वाले चुनावों में डालने वाला है, ममता का ये फैसला डालने वाला है, इसको भी आगे समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी समय देने के लिए। संजय चक्रवर्ती हैं, नेता टीएमसी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। रवि अरोड़ा हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा जी आपका भी। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, कैसे संभव हो पाएगा, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर पाऊंगा। क्या वो नाराजगी है ममता बनर्जी की कि इंडिया गठबंधन में तो आप रहेंगे, लेकिन आप अकेला चलो की राह पर ही आगे चलेंगे? जो कांग्रेस अपनी मांग रख रही है वो लगातार नाजायज मांग रखती है जी, और नाजायज मांग तो हम समझौता नहीं करेंगे। कल ही मैं किसी चैनल में डिबेट कर रहा था, वहां पे भी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठा, हम राष्ट्रीय पार्टी है तो हम 21 सीटों में लड़ेंगे। तो अब ये तो कोई जिद वाली बात हो गई, 21 सीटों में आप लड़ोगे, तो हम तो 22 सीटें जीत गए, इसका मतलब हम 21 में लड़े। हम अपना जो है सांसद एक खत्म करें और आप 2 थे, आप 21 से पहुंच जाए, जहां पे आपका कोई जनाधार नहीं। किस तरह के विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए, आप एकदम जीरो हो गए थे, वहां पे लेफ्ट भी जीरो हो गया था, ये भी जीरो हो गए। तो ये सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बनता कि आप राष्ट्रीय पार्टी है तो आप जिद पे आ जाएंगे। कांग्रेस ने असल बात क्या है कि अपने साथ कुछ भस्मासुर रखे हुए हैं जी। इसके पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक थे इनके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, एपी सिंहदेव आपके थे वहां पे, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट थे आपके, राजस्थान में। तो ये अपने पार्टियों को लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही थी। और सेम यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी की वजह से ममता दीदी को ज्यादा नाराजगी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरीके से उनको चुप नहीं करा रही है।
हमारी रहमो करम पे आप सीट जीतोगे और हम ही को आंखें दिखाओगे, हम ही को लगातार बात करोगे, तो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं लगातार। और मैं इस चीज को लगातार उठा भी रहा हूं, मैंने कई जगह पे पोस्ट भी किया था इस चीज को लेकर के कि अधीर रंजन चौधरी अगर कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। जी, तो ये चीज बिल्कुल सही बात है। ये लेकिन होके फिर भी रहेगा आप क्योंकि इंडिया अधीर गठबंधन में हैं, आप कह रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग फॉर्मूले में सहमत नहीं है, लेकिन आप फिर भी इंडिया गठबंधन के इंडिया साथ हैं। गठबंधन ये कांग्रेस इसका की क्या नहीं मतलब है है? ना। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की नहीं है, जी। इंडिया गठबंधन 28 दलों की है। तो अब केवल कांग्रेस की एक गलती की वजह से 27 दलों को हम किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं कर सकते। हमारे सबके साथ अपना व्यवहार बना हुआ, सबके साथ अपना हम लोग अपने आगे निकल आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की अभी भी बैठक होगी, निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधि जाएगा, अगर कोई सम्मानजनक रास्ता निकलता है तो हम उस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि उम्मीद लेकिन का जिस एक तरीके से दरवाजा अधीर अभी रंजन खुला हुआ है। चलिए मैं आपके पास आता हूं। नहीं, अश्विनी हाँ। शाही जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुछ ऐसा ही तो आप चाहते थे कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो कि एक के बदले एक ना उतर पाए, जो आप चाहते थे कुछ वैसा ही हो रहा है अश्विनी जी? राजेश जी देखिए, हम राजनीतिक दल हैं और चाहने ना चाहने का कोई मतलब नहीं। हम अपनी बात करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं जी। ये तो खुद यही कह रहे हैं। एक गाना बना था बहुत दिन पहले जो है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, हाय मार डाला दुहाई दुहाई। हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, संजय जी। मैं विगत कई महीनों से जी। लोगों के साथ डिबेट में कहता रहा कि देखिए भाई, इस तरीके से अधीर रंजन जी कहते हैं ममता जी दिल्ली में साधु रहती हैं और बंगाल में आकर शैतान हो जाती हैं, ठगों और चोरों की सरकार कहती हैं, तो ये हमसे लड़ जाते थे कि मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी ये हैं। भाई कहना आपका ठीक है, मोदी जी बुरे हैं, मगर आप लोगों का जो घर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो तिनके तिनके जर्रे जर्रे से उड़ रहा है। ये गठबंधन नहीं है, हम लोग पहले भी कह रहे थे, ये है ठगबंधन, जिसको ये लोग, ये सारे भ्रष्टाचारी दल जो हैं एक हुए थे मोदी जी को हटाने के लिए और अपना भ्रष्टाचार से हमको मुक्ति मिल जाए, इस वजह से। तो हर जगह वही है, पंजाब में देखिए वही स्थिति है, ठीक है। ये बंगाल में हो गई स्थिति वही, दिल्ली में वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही स्थिति है, हर जगह तो वही है। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी कि कोई गठबंधन, कैसा गठबंधन है भाई जिसका ना कोई नेता है, ना कोई कार्यालय है, ना कोई अब संयोजक आया संजय है। जी आता हूं, आपके पास आऊंगा मैं। जी मैं अश्विनी शाही जी एक पूछना चाहता हूं कि जब अटल जी थे तो शायद ममता जी आप ही के साथ थी एनडीए गठबंधन हाँ, में, शायद नहीं, अचानक ठीक ऐसा है, क्या मैं- हुआ कि आज वो इतनी पराई हो गई आपके लिए भी? नहीं, मैंने पराया कहीं नहीं कहा, मैं तो अभी इनके इस इंडी अलायंस की व्याख्या कर रहा था। अच्छा। राजनीतिक, देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसी चीज है लोकतंत्र में जिसकी खूबसूरती है कि ना किसी से परस्पर दुश्मनी होती है, ना कोई दोस्ती रहती है। ये वैचारिक लड़ाई है, कोई किसी के साथ जा मैं सकता आपको है। आगे ये इस मामले में लोकतंत्र की खूबसूरती मैं आगे है। जाकर इस मामले में आपको जरूर एक कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा कि ये राजनीतिक लड़ाई आजकल पर्सनल ज्यादा हो चुकी है। लेकिन संजय जी कुछ कहना चाहते थे आप? आपको गठबंधन, आपके गठबंधन को ठगबंधन कह दिया गया है। मैंने इसीलिए मैं उंगली मैंने उठाई थी जी। कि अश्विनी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं इनका हमेशा सम्मान करता हूँ और हम लोग बहुत सारे चैनल में बहुत सारे डिबेट कर चुके हैं। जी। ये हमारे घर की लड़ाई है और इसको हम लोग घर पे सुलझा रहेंगे। ठगबंधन कह लीजिए या घमंडिया कह लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या तो एक ही आदमी है, इसके अलावा का ना कोई नीति है, ना कोई चेहरा है, ना कुछ है। वो एक ही आदमी जो बोलता है उसी पे जो है आप लोग उसी पे जो है से बात करते हो। हम लोग तो चलिए अभी साल भर भी नहीं हुआ हमारा गठबंधन बना हुआ है, आप तो 25 साल हो गए सर। 25 साल के अंदर पिछले 10 साल में हमें बता दीजिए एनडीए अलायंस का कोई जो है आज तक मीटिंग हुई है? आपका कौन सा उसमें नेता है, कौन सा संयोजक है, सीट शेयरिंग का क्या मामला हुआ है आपके पास कहीं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति मोदी 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 मोदी, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अब राम मंदिर को बना दिया, अब उसमें एक एक करके नेता भेजेंगे। मोदी जीत की गारंटी है तो मोदी का ही नाम लेंगे। गारंटी हम एक छोटी सी बात बताएं जी। 2014 का घोषणा पत्र मोदी जी खुद पढ़ ले तो अपने आप को वोट डालें। ठीक है, ये साफ बता दे रहा हूं। 2014 का घोषणा पत्र मोदी जी खुद देखेंगे, खुद पढ़ेंगे तो अपने आप को वोट नहीं देंगे, क्योंकि घोषणा का एक भी चीज उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ये अश्विनी शाही से मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अनाज में लोगों को ठीक धर्म के नाम है। पे रवि अरोड़ा जी कुल 42 सीटें हैं, टीएमसी 22 जीतती है, वोट शेयर 43%, बीजेपी 18 जीतती है, वोट शेयर
40%। और कांग्रेस 2 सीटें जीतती है, वोट शेयर 5.7% के आसपास। और जब फिर विधानसभा चुनाव होते हैं तो नतीजे इससे भी कांग्रेस के लिए अब बुरे होते हैं। वो कांग्रेस जो इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अगर बंगाल में कह रही है कि हमें 20 से ज्यादा सीटें चाहिए, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए, बंगाल के मुद्दे पर मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से बार्गेनिंग करने के में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां जो सत्ता है, बात को समझिए, वहां पे पहले सीपीएम ने कई दशकों तक शासन किया, उसके बाद वही कैडर, सारा जो वोट बैंक था, सारा का सारा जो है टीएमसी में आ गया। और वो टीएमसी का जो आज कैडर वोट है, उस पर मजबूती से टीएमसी पकड़ बनाए हुए है। बीजेपी ने सेंधमारी करी और वहां पे 18 सीटें लोकसभा में लेके आए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वहां पे अधीर रंजन चौधरी का बड़बोलापन, लगातार जिस प्रकार से वो कलकत्ता में खड़े होकर खुद ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे में यह गठबंधन, मुझे नहीं लग रहा था कि सीट शेयरिंग पे बात बन पाएगी। वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं अपने आला कमान को, और जिस प्रकार से जो टीएमसी की मजबूती को वो नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी वहां लड़ रही है क्योंकि बीजेपी इस समय वहां सेंध लगा चुकी है और पूरी टक्कर देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। और मजबूत की हम बात करें तो मात्र 2 सीटें उनके पास है, तो मात्र 2 सीटों पर होते हुए आप 42 सीटों में से 21 सीटें मांगते हैं या 20 सीटें मांगते हैं, तो ये नाइंसाफी है। मैं समझता हूं, मैं पहले दिन से कह रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी कभी भी नहीं मानेगी। 5 से 7 सीटों तक अगर बात बनी तो शायद बन जाए, 5 से 7 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को कभी भी टीएमसी नहीं देगी। शुरुआत उन्होंने की थी कि हम 2 सीटें देंगे, लेकिन ये इन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा कि 2 सीटें तो हम अपने दम पे निकाल लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि टीएमसी कभी भी सीट शेयरिंग के मामले में नहीं मानेगी, क्योंकि वहां पे उसकी मजबूती से पकड़ है। और अगर वो देती भी है तो 5 से 7 सीटों पर मान सकती है, इससे ज्यादा से। आखिर वही हुआ, आज उन्होंने अलायंस से अलग होकर, बेशक अलायंस में जुड़ी रहेंगी, लेकिन जो है अकेले दम पर लड़ने की बात कर दी है, बहुत बड़ी बात है। और ये बता दूं कि वहां का जो कैडर वोट है, वहां की जो राजनीति है वो जिस प्रकार से आपने देखा, जो सीपीएम का ट्रैक था, जो सीपीएम जिस रास्ते पे चली, उसी पर ममता बनर्जी चल रही है। आज वहां बीजेपी ने अपने दम पर सच में पिछली बार बहुत बड़ी सेंधमारी की है और इस बार बड़ी अच्छी तैयारी कर रही है बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीएमसी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ हम तय गठबंधन। लेकिन मैं रवि अरोड़ा, मैं जो चीज समझना चाहूं आपसे कि यहां पर क्या इंडिया गठबंधन के लिए यही ज्यादा सही है कि ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ें बीजेपी से? ये भी तो फायदे का सौदा ही है। नहीं, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के अगर कैंडिडेट खड़े होते भी हैं तो कोई बड़ा मोर्चा नहीं मार पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर टीएमसी ही टक्कर दे सकती है वहां पे, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहने वाली है इस बार, और बीजेपी में पूरी ताकत झोंक रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिलहाल जो है वहां पे जो अलायंस में जिस प्रकार से अकेले लड़ने की बात की है टीएमसी ने, बहुत बड़ी बात है, और शायद टीएमसी के लिए भी यही फायदेमंद रहेगा और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अलायंस से बाहर होने की बात वो नहीं कर रही है। अगर वो अलायंस में रहकर भी वो अकेले लड़ती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को फिर भी उनका समर्थन कर देना चाहिए, जो उनकी 2 सीटें हैं। चलिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। स्वामीनाथ जायसवाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है खास चर्चा में। स्वामीनाथ जी, हाल ही में ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया कि टीएमसी आपके साथ पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि आप जो ममता बनर्जी चाहती हैं उसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि 2 से ज्यादा आपको सीटें ना दी जाएं और आप लोगों की मांग जो है 20 के आसपास है। देखिए, अभी ये चर्चा फाइनल चर्चा नहीं हुई, उनका अपना इच्छा जाहिर की है कि हम अकेले स्वयं लड़ूंगा राजेश जी, लेकिन अभी भी बैठक हमारा इस पे चर्चा होगा। पूरे गठबंधन के लोग जितने जुड़े हुए हैं एक मन से जुड़े हैं और इसमें कोई भेद नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन गठबंधन मजबूत इरादों के साथ हो रही है। देश को, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए हो रही है और देश में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हो रही है। पहले ये इंडिया गठबंधन है और इसमें थोड़ा सा हर जगह होता, हम लोग झुकते गए हर जगह जहां जरूरत पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार में और स्टेटों में हम लोग गठबंधन के साथ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए, सबसे पुरानी पार्टी होते हुए हर जगह झुकने का काम किया है। और ये हमारा आपस का मामला, हमारा गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और
अपनी ममता बहन को भी मनाया जाएगा और ये बात चर्चा होगा। जो एनडीए गठबंधन वो अपना ख्याल कर ले कि आज तक उनका कोई मीटिंग ना कोई एजेंडा नहीं रहा जी। वो तो बस राम का आधार लेकर लोगों को बीड़ा पार करने, अपना बीड़ा पार कराने के चक्कर में लगे हुए। 2019 एनडीए गठबंधन अपना ख्याल रख रहा है, वो सत्ता में लौट रहा है। परेशानियां सर आपके सामने हैं जो 50 के आसपास सिमट चुके हैं, क्या उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मेरा एक और सवाल है जो समझना है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट ने उस मुद्दे को उठाया स्वामीनाथ जी की, क्या आपकी जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो एमपी की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर पश्चिम बंगाल की हो, क्या वो आपकी सेंटर की लीडरशिप की नहीं सुनती है? देखिए, लोकल लीडरशिप भी सुनती है और जिस तरह से आप देखेंगे जो चुनाव हुआ अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना जी, जहां हमने सीट से वोट तो भाजपा से 10 लाख वोट हमारा ज्यादा आया जी। 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को मिला है और 4,80,000 वोट इनको। जो मुस्कुरा रहे हमारे अश्विनी भाई, बड़ा मुस्कान इनका। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ राम जी लगे हैं बीड़ा पार, बनवासी मनवा काहे को करे। अब कुछ करना नहीं है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, बस राम को जप लो और दुनिया के युवाओं को नौकरी, विकास की कोई एजेंडा नहीं रहेगी। लेकिन लोग वोट दे रहे हैं स्वामीनाथ जी, लोग वोट दे रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। राजेश जी, अब वोट भी समझ, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को असम में रोकने का काम चलिए, मुझे लगता है मैं उस मुद्दे पर बाद में बात करूंगा। मैं स्वामीनाथ जी, मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा, मेरे पास है वक्त, मैं बात करूंगा। सुनिए राजेश जी, ये भी मुद्दे में आता है, आता है स्वामीनाथ जी, आता है, मुझे भी पता है। मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे 5-7 मिनट का समय दीजिए, मैं उस पर भी बात करूंगा, उस पर खुल के बात होगी। मैं आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी शाही जी, मुस्कुरा भी रहे थे आप, लेकिन इनका कहना है कि मोदी के सिवा आपके पास कोई चेहरा नहीं है और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मोदी मोदी आप लोग करते रहते हैं। और इनका स्वामीनाथ जी ने तो और कहा कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। देखिए, अभी बहुत सी चीजें स्वामीनाथ जी ने और संजय जी ने कहा था और कई चीजें कॉमन थी, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहले स्वामीनाथ जी की बात से शुरू करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव में इनका 10 लाख ज्यादा था। भाई 3 राज्यों में जो चुनाव हुए जहां पर हम लोग जीते हिंदी भाषी, भाई तेलंगाना में हम लोगों का कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं था, मिजोरम में नहीं था, वहां को हटा दीजिए तो 50 लाख ज्यादा हम पाए हैं। भाई स्वामीनाथ जी, इसको जोड़िए आप, और हमारी सरकार बनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संजय भाई ने भी कहा और थोड़ा बहुत स्वामीनाथ जी ने भी कहा, जो कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा चीजें गिनाना चाहता हूं। जो फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थी वो टॉप 5 में इसी 2014 से और 23 के बीच में आई है जी। ये फ्रेजाइल 5 में हुआ करती थी। लगभग 37 किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं और लगभग 80,000 किलोमीटर बन चुकी है एक्सप्रेसवे। इसमें मतलब हवा में तो बनी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ उसमें रोजगार सृजन हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। मेडिकल कॉलेज 3 गुना हो गए हैं पूरे देश की मैं बात बता रहा हूं, तो यानी कि डॉक्टरों की सीटें भी बढ़ी हैं जी। एम्स लेकिन थे, इलाज के लिए दिल्ली एम्स ही आना पड़ता है। ना 25 एम्स हो गए हैं इलाज के लिए नहीं। आप राजेश जी आइए ना, गोरखपुर एम्स में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में रायपुर एम्स देखिए ना, आप ऋषिकेश एम्स देखिए ना। ये एम्स में जो है किस तरीके से इलाज हो रहा है। अब लोड कम हुआ है। दरभंगा वाला भी बता दीजिए। 50 करोड़ संजय जी बोल रहे हैं, दरभंगा वाला भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं सारे, देखिए वो भी बन जाएगा, परेशान मत हो। देखिए एक नहीं, एक की बात नहीं है, 25 जब एम्स हुए हैं तो वो भी बन जाएगा, ये लोग सोचे नहीं थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हम और संजय जी रहते हैं, एक एक्सप्रेस वे बना था समाजवादियों के द्वारा, हम कहते बहुत अच्छा था, सरकार को करना चाहिए। आज 19 बन रहा है, 8-9 चालू है एक्सप्रेस वे लैंडलॉक स्टेट में, तो क्यों काम नहीं हुआ है? आयुष्मान कार्ड देखिए, एलपीजी, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने किया। तो ये सब काम हमने किया। और ये घोषणा पत्र में जो था ना संजय भाई, हमारा एजेंडे में राम मंदिर बहुत था, 370 था, 3 तलाक था, चलिए था, सब हमने पूरा किया है। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर ही एक मुद्दा नहीं है, वो तमाम मुद्दे पिछले 10 सालों में। एक लाइन 10 सेकेंड में बात खत्म करता हूँ राजेश भाई 10 सेकेंड और दे दीजिए। मैं देखिए, अब दोनों लोगों का जवाब तो मुझे देना ही देना है।
राम मंदिर और नेता नरेंद्र मोदी पर इन्होंने बात किया। इस पर जवाब देके अपनी बात खत्म करता हूं। राम जी हमारे हृदय में है, राम जी की बात मत करिए। राम जी के सनातनियों ने यह बता दिया है कि कांग्रेस 24 में 24 ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कहा जा रही है, हर घर पर लगे हुए झंडे ने बता दिया है। स्वामीनाथन जी के भी घर पे झंडा लगा है, संजय चक्रवर्ती के भी घर पे झंडा लगा है। और हमारे एक नेता नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता है। राम का झंडा बीजेपी का झंडा नहीं हो सकता सर, मुझे लगता है। राम कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, टीएमसी के भी हैं। झंडा राम का लगा है, झंडा बीजेपी का नहीं लगा। ये आपको समझना होगा। सनातनी झंडा कहा, सनातनी झंडा। देखिए सनातनी संजय जी भी हैं, सनातनी अश्विनी शाही जी भी हैं, रवि अरोड़ा भी सनातनी है, और संजय चक्रवर्ती भी सनातनी है। सब हम सनातनी। अरे भाई हम सबसे बड़े सनातनी यहाँ बैठे, स्वामीनाथ मेरा नाम है, तथा नाम तथा स्वामी और नाथ दोनों हैं। अरे सुनिए, स्वामी और नाथ दोनों। मोदी जैसा डुप्लीकेट नहीं भक्त हूँ, मोदी जैसा डुप्लीकेट भक्त नहीं हूं कि राम को बेचने के लिए एक आधार बना लिए। आप तो झंडा को बता दिए बीजेपी का झंडा। आपका यही एजेंडा है, राम जी का झंडा बीजेपी का झंडा हो गया। राजेश जी, आप स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, राजेश जी, राम आप सनातन डुप्लीकेट सनातनी है जो राम को एजेंडा बना सकता है, राम को बेच सकता है। स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, राम सब व्यापक है। तुमने हमने खड़क खंभे से राम है राजेश। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इनके घर पे झंडा है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो बीजेपी का झंडा नहीं है। स्वामीनाथ जी एक मिनट शांति से बोल रहे हैं। हाँ जी, अश्विनी शाही जी एक मिनट। राम जी का शांति सदियों से लहराया जा रहा है। मेरी निवेदन है कि मैंने जो कहा था उस बात को आगे आने दीजिए। स्वामीनाथ जी आपके बात का मैं जवाब देता हूँ ना। नहीं जवाब बनवा रहे हैं, बता रहे हैं। स्वामीनाथ जी, 80 करोड़ वैकेंसी खाली है पूरे देश में। 160 आपने 1,60,000 बच्चे मेरे से मिलने आए थे। माफी, दोनों से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के पार जो है बात हम एक ऐसे मुद्दे की करने वाले हैं कि कैसे एक राजनीतिक लड़ाई जो है एक पर्सनल लड़ाई बन जाती है। असम में क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक, फिर उसी पे चर्चा लौटेंगे। रवि अरोड़ा जी, राजनीति को हम भी लगभग पिछले 20-22 साल से देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दोनों दलों के बीच, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा है, चाहे राहुल गांधी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, अटल जी कहा करते थे कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। ऐसी वाणी मत बोलिए कि कल को अगर आप आमने सामने बैठे तो नजरें मिलाने से भी डरें। राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन असम में जो नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ने इसे पर्सनल बना दिया है। यह कितना चिंताजनक है, जिस प्रकार से बयानबाजी और जिस प्रकार से वहां पे जो अवरोध दिखाई पड़ा है। रवि अरोड़ा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करे। लेकिन मैं समझता हूँ राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है और प्रधानमंत्री की दौड़ में है, तो ऐसे में उनसे ज्यादा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे भी बनती है कि वो जो बोल रहे हैं उसका एक लॉन्ग मैसेज जाएगा आने वाले टाइम में। और जो लड़ाई है आगे वो तो जो है कांटे भरी है, तो ऐसे में बहुत सारी मतलब जो है तकलीफें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से बहुत सिमट कर रह गई पूरे देश के अंदर कांग्रेस। ऐसे में कहीं ना कहीं गलत मैसेज ना जाए ऐसे में, क्योंकि जो भी आज बोलेंगे, जो मंचों से बोलेंगे, उस बात का आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी कहीं ना कहीं उसको एक मुद्दा बना सकती है। तो ऐसे में बहुत ही लगाम लगा कर दोनों ही लोगों को बोलना चाहिए। और नहीं, मैं जो चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरा रवि अरोड़ा पॉइंट ये है कि आप राजनीति में है, राजनीति पे रहिए। आप परिवार पे अगर जा रहे हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, चाहे वो राहुल गांधी है, अगर एक दूसरे पे जा रहे हैं तो एक कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, ये राजनीति की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। परिवारों पर एक दूसरे पर क्यों जाना? ये क्या ये आने वाले वक्त के लिए खतरनाक संकेत नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति के अंदर पारिवारिक टिप्पणी करना या आपत्तिजनक पर्सनल टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बहुत सारे लोग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर भी कई बार
कांग्रेस के बड़े नेताओं ने टिप्पणी की है, और भी छोटे मोटे नेता आप देखेंगे लगातार मंचों पे इस प्रकार की ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन वो फ्लो में बोलते हुए वो समझ नहीं पाते कि शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में उन शब्दों को बोल जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो टिप्पणी कहीं ना कहीं गलत होती है और समाज भी इस चीज को नकारता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े लोगों को हमेशा, खासकर बड़े नेताओं को यह समझना होगा कि जब बड़े मंचों से वो पब्लिक को संबोधित कर रहे होते हैं तो ऐसे समय में किसी भी पारिवारिक टिप्पणी करना या आपत्तिजनक पर्सनल टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो आप राष्ट्रीय नेता है, एक पार्टी के, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, चाहे विश्वकर्मा हो, वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। तो ये पूरी तरह से, मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं और इनको बचना चाहिए, और खासकर चुनाव आयोग को भी इन सब चीजों पे संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे शब्दों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग भी लगातार इन पर दबाव बना के रखे। ठीक है, अश्विनी शाही जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं भी समझना चाहता हूं अश्विनी शाही जी की राहुल गांधी कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से हेमंत बिस्वा शर्मा को अमित शाह चला रहे हैं दिल्ली में बैठकर। देखिए, राजनीति में आपने जो कहा मैं उसका पक्षधर हूं, किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मगर जो लड़ाई आजकल आ गई है, एक शिकायत आपसे भी करता हुआ चलूं, मैंने सनातनी झंडा कहा, आपने भाजपा का झंडा कर मैंने कहा कि सनातनी झंडा भाजपा का झंडा नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ये था कि आपने कहा कि हर घर पे झंडा है सनातनी, तो मेरा कहना यह था कि सनातनी झंडा बीजेपी का झंडा नहीं हो सकता। राम भक्त, सुनिए मेरी बात, राम भक्त रवि अरोड़ा जी भी हैं, मैं भी हूं, संजय भी हैं, सब हैं सर। फिर जाने दीजिए जी, अब जाने दीजिए मेरी बात है कि आप तो मॉडरेटर की भूमिका में बैठे हैं। मैंने सनातनी झंडा कहा, मैं भी कह रहा हूं सनातनी भाजपा ही नहीं हो सकता। मैंने कहा कि सनातनी झंडे ने बता दिया है कि जनता किस तरफ है। आप स्वामीनाथ जी से मेरी लड़ाई करा दिए, ये कह के भाजपा झंडा। चलिए, इस बहाने अच्छा है ना, आप लड़ तो लिए कम से कम। राहुल गांधी ने तो हेमंत बिस्वा शर्मा ही लड़ रहे थे वहां पर। सनातनी झंडा तो सदियों से लगते आ रहा है। स्वामीनाथ जी, रामनवमी के जुलूस में हम लोग भी लेके चलते, हम लोग भी लगाए, हम भी पूजा की। चलिए, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। अब मुझे लगता है कि एक बड़ा अहम मुद्दा था जिस पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। तीनों से माफी मैं चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, स्वामीनाथन जी और संजय चक्रवर्ती और रवि अरोड़ा मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मेरे साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।